की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को सत्यादीश शर्मा क्लासेस के नवलखा सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच। इस बैच में 3 दिन की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादीश शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और गुड मॉर्निंग एवरीवन, ज्वाइन करिए फटाफट। मैं विजेंद्र सिंह परमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सत्यादीश शर्मा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सिविल जज न्यायाधीश बनने की श्रृंखला जो शुरू की है उसमें निरंतर अग्रसर बढ़ते हुए एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के आज सेक्शन 39 तक हम लोग आ गए हैं। ठीक है, यूं ही साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। और देखिए, काफ़ी दिन से यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो मे बी लंबे समय तक ये नहीं रहेगी, तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा यही सलाह एक सजेशन रहेगा आपको कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो भी मोड आप जो है ऑप्ट करना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग अवधेश, जो भी मोड आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसे जल्दी से जल्दी, ठीक है, अवेल करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें सत्यादीश शर्मा क्लासेस प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप जो है कोर्स में इनरोल करें, है ना। एमपी सिविल जज के नाम से आपको कोर्स मिलेगा, इनरोल कर लें उसमें। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, ऑनलाइन में तो ये आपको गुड मॉर्निंग महादेव जी, ऑनलाइन में तो आपको ये डेमो मिल ही रहा है, क्लास रेगुलर चल ही रही है ना, थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है ना। और ऑफलाइन का अगर आप लोग डेमो लेना चाहते हैं तो उसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, वहाँ पे एमपी अकोमोडेशन कंप्लीट हो चुका है, उसका भी टेस्ट होने वाला है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो आप लोगों में से जो ऑफलाइन का डेमो लेना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से क्लास की टाइमिंग रहती है, 9 to 11 उसकी टाइमिंग रहती है। ठीक है, 2 घंटे की क्लास रहती है, तो आप जो भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई हमारी चल पाएगी। ठीक है, तो अब 39 पे आ जाता हूं मैं। ठीक है, सेक्शन 39, भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जहां पर कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है, प्राधिकृत अधिकारी को अथॉरिटी दी गई है कि वो क्या कर सकता है, भाई कोई स्थान किराए पे उठाएगा, कैसे उठाए, उसको नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है कि भाई कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हमें उस घर की स्थान की जरूरत है, तो उन विशेष परिस्थितियों के लिए क्या कर सकता है वो, कंट्रोल ऑफ लेटिंग। तो वहां पे एक नियंत्रण दे दिया है कलेक्टर के हाथ में या प्राधिकृत अधिकारी के हाथ में, उसके लिए 39 में प्रोविजन किए गए हैं। बड़ा सेक्शन था इसीलिए कल हमने स्टार्ट नहीं किया था, आज इसको स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझेंगे। क्या कहता है कलेक्टर, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, कलेक्टर या ऐसा अन्य अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न का ना हो। भाई या तो कलेक्टर या कोई भी ऐसा अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर की रैंक से नीचे का ना हो, निम्न का ना हो मतलब डिप्टी कलेक्टर या एबव रैंक का, उससे ऊपर की रैंक का, जिसे कि उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए। किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। जो इस अध्याय में इसके पश्चात अब आगे जब इस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो बार बार नहीं लिखेंगे कि डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी का अधिकारी, इसको हमने एक नाम दे दिया, प्राधिकृत अधिकारी, ऑथोराइज ऑफिसर। क्या नाम दे दिया, एक प्राधिकृत अधिकारी, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त किए गए आवेदन पर, या तो खुद से स्व मोटो या एप्लीकेशन पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भूस्वामी से अपेक्षा कर सकेगा। क्या अपेक्षा कर सकता है भूस्वामी से, कि वह किसी ऐसे स्थान के जो खाली हो गया है या जिसके खाली होने की संभावना है, या तो खाली हो गया है या खाली होने की संभावना है, संबंध में लिखित जानकारी, रिटन इंफॉर्मेशन, लिखित जानकारी ऐसे समय के भीतर जो कि उसमें उल्लिखित किया जाए दे, और उससे यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्थान को ऐसे आदेश जैसा कि वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार दे, कि ना कि अन्यथा भाड़े पर दे या भाड़े पर
ना दे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि क्या अपेक्षा कर सकता है कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, क्या कर सकता है, ये अपेक्षा कर सकता है उससे, किससे, किसी भी भूस्वामी से जो कि किसी भी लैंड का, किसी भी किराए के स्थान का भूस्वामी है, उससे ये अपेक्षा कर सकता है कि वो लिखित जानकारी दे किसके बारे में, अगर उसका मकान जिसको किराए पे उठाता है खाली है तो, या हाल ही में रिसेंट फ्यूचर में अगर उसको खाली होने की संभावना है तो उसके बारे में जानकारी दे। ठीक है, और यह भी अपेक्षा कर सकता है कि वो ऐसे स्थान को ऐसे आदेश जैसा कि उसमें अनुसार दे के अनुसार ना कि अन्यथा बाड़े पदे, और उसको फिर किराए पे ऐसे उठाए जैसा कि कोर्ट में, जैसा कि उसने कलेक्टर ने या प्राधिकृत ने उस आदेश में लिखा है। ठीक है, ये क्या है, ये क्यों किया जा रहा है भाई, ये व्यवस्था की क्यों जा रही है, ये व्यवस्था की जा रही है कुछ विशेष वर्ग के व्यक्ति हैं जिनको हमें किराए पे स्थान देना है। हमारा केंद्र का व्यक्ति है, राज्य का सरकारी कर्मचारी है, या कोई व्यक्ति है, उनको हम क्या चाहते हैं, उनको स्थान खाली देना चाहते हैं। भाई कोई केंद्र का व्यक्ति, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति इंदौर में ट्रांसफर होके आया, वो यहाँ किसी को नहीं जानता और यहाँ पे कोई उसको किराए पे घर भी नहीं दे रहा है। सुनीता जी गुड मॉर्निंग, है ना। तो भाई ऐसी कंडीशन में अथॉरिटी किसको है, कलेक्टर या प्राधिकार, उसको घर दिलवाएगा। तो कहां से दिलवाएगा, कलेक्टर अपने घर में तो देगा नहीं। तो जोर को पता है कि जिस एरिया में जो भूमि स्वामी है, लैंडलॉर्ड है, किराए पे मकान उठाते हैं, तो उनको रिटर्न ऑर्डर दे देगा कि भाई ऐसा है, अगर आपका मकान खाली है तो हमें बताओ, और खाली होने की संभावना है तो हमें बताओ, और फिर हम जिसको बताएं उसको आपको किराए पे उठाना है। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसके लिए है ये। ठीक है, ठीक है, देखिए अब क्या कहता है, यदि कोई स्थान जो खाली हो गया है या जिसके खाली होने की संभावना है, क्या कहता है, यदि कोई स्थान, जो सबसेक्शन 2 उसके बाद कहता है, खाली, यदि कोई स्थान खाली हो गया है, खाली होने की संभावना है, संघ या राज्य सरकार के लाभ का पद धारण करने वाले, संघ के अधीन, केंद्र के अधीन या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति या किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी व्यक्ति, राज्य सरकार के अधीन कोई पोस्ट होल्ड करता है, केंद्र सरकार के अधीन कोई व्यक्ति होल्ड करता है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या कोई लोकल अथॉरिटी है, या फिर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है, या माध्यमिक एमपी बोर्ड होता है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में है, या ऐसे अन्य निगमित निकाय, अगर कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी है, निगमित निकाय है जो कि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन है जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे जाने के लिए अपेक्षित है, तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी धारा 40 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए आदेश के अनुसरण में भूस्वामी द्वारा दी गई जानकारी के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, 15 डेज हाईलाइट कर लेना, आदेश द्वारा वह स्थान किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए आवंटित कर सकेगा, और भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उस स्थान का कब्जा दे दे, अलॉट कर देगा। और भूस्वामी यदि वह स्थान खाली है तो तुरंत या उसके खाली होते उसका कब्जा दे देगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको सिंपल वर्डों में समझ लो। क्या कहता है कि भाई सबसेक्शन 1 में हमने क्या कहा था कि मकान मालिक, आपका मकान अगर खाली होगा तो आप हमको इन्फॉर्मेशन दोगे, खाली है तो दो, और भविष्य में होने वाला है तो भी इन्फॉर्मेशन दो। अब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई कोई मकान खाली है। अब कहता है या तो संघ का कोई व्यक्ति यानी केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति, राज्य सरकार का कोई व्यक्ति जो कोई भी पोस्ट होल्ड करता है चाहे केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, उसको किसी स्थान पे, उस स्थान पे वो घर जो है किराए से चाहिए है, या फिर किसको, या कोई लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कोई व्यक्ति, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में काम करने वाला कोई व्यक्ति, या कोई भी अन्य निगमित निकाय जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर दिए जाते हैं कि इनमें के कोई व्यक्ति, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को, व्यक्तियों को कोई भी स्थान किराए पे चाहिए है। तो जब मकान मालिक ने, भूस्वामी ने ऐसा नोटिस दिया, आपको लिखित सूचना थी ना, लिखित सूचना देनी थी, लिखित सूचना दे दी, उसके 15 दिन के अंदर, क्या जानकारी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर वो आरसीए जो है, इनमें सॉरी ये अथॉरिटी, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, इनमें से किसी को भी जिसको जरूरत है वो स्थान अलॉट कर देगा, और भूस्वामी को निर्देश देगा तो उसको उसका कब्जा दे दिया जाए, तो भूस्वामी उसको कब्जा दे देगा, तुरंत खाली होते ही उसका कब्जा दे देगा। ठीक है, समझ में आया पर्पज क्या है इसका। परंतु
परंतु यदि भूस्वामी ने उपधारा 1 के दिन दिए गए आदेश के अनुसरण में दी गई जानकारी में यह कथित किया हो कि उसे उस स्थान की आवश्यकता अपने स्वयं के अधिभोग के लिए है, भाई वो कहता है स्वयं के अधिभोग के लिए उसको आवश्यकता है, ठीक है, स्वयं के अधिभोग के लिए, तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी यदि सम्यक जांच के पश्चात उसका यह समाधान हो जाता है कि उस स्थान की इस प्रकार आवश्यकता है, भूस्वामी को उसे अधिभोग में रखने की अनुज्ञा देगा। अब ये क्या कहता है कि भाई लेकिन लैंडलॉर्ड ये कहता है कि भाई जो मकान खाली तो हो रहा है, खाली तो हुआ है, लेकिन उससे मुझे खुद के लिए आवश्यकता है। किसके लिए आवश्यकता है? खुद के लिए उसको आवश्यकता है। तो और अथॉरिटी जो है, कलेक्टर है या फिर जो अथॉराइज अथॉरिटी है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में उसको उसकी आवश्यकता है, तो फिर उसको परमिशन दे देगा, ठीक है फिर आप अपने पास रखो। परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को वह स्थान आवंटित करते समय इस बारे में कि वह स्थान किस प्रकार के व्यक्ति को आवंटित किया जाए, भूस्वामी की इच्छाओं का जो कि उपधारा 1 के दिन दिए गए आदेश के अनुसार में दी गई जानकारी में उसके द्वारा उपदर्शित की गई हो, यथासंभव ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, 2 बातें इसमें निकल के आई। परंतु में क्या बातें निकल के आई? 2 बातें। पहली बात तो यह है कि भाई आपने जो रिटर्न इंफॉर्मेशन मांगी थी लैंडलॉर्ड से, तो वो कहता है कि हाँ खाली तो हुआ है बट इसकी आवश्यकता मुझे खुद के रहने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी वो उसको नहीं उठाएगा किराए पे, किसी और को नहीं देगा। दूसरी बात इसमें क्या निकल के आई? दूसरी बात ये निकल के आई है कि भाई जब भी अगर वो किसी को उठाता है, केंद्र सरकार के व्यक्ति को, राज्य सरकार के व्यक्ति को, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के व्यक्ति को, माध्यमिक शिक्षा मंडल के व्यक्ति को, किसी को भी जब रेंट आउट वो करता है तो भूमि स्वामी की इच्छाओं का भी हमेशा ध्यान रखा जाएगा, है ना। उसके भी जो उसकी इच्छा है उस पर भी विचार किया जाएगा, भाई किसको देना चाहता है, उनमें से किसको नहीं देना चाहता। वो कहता है भाई किसी पर्टिकुलर को नहीं दो, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अभी कहता है यदि कोई आदेश उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर पारित ना किया जाए और भूस्वामी पर तामील ना किया जाए तो वह उस खाली स्थान को किसी भी व्यक्ति को भाड़े पर देने के लिए स्वतंत्र होगा। भाई टाइम था वहां पे कि जब हमने आपको इंफॉर्मेशन दी उसके 15 दिन में वो उठा देगा, 15 दिन में रेंट आउट करेगा। क्योंकि अगर मान के चलो 15 दिन में रेंट आउट नहीं कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को, लैंडलॉर्ड को तो नुकसान हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है। तो कहता है अगर उस गिवन टाइम में आपने उसको फिर से किसी को भी अलॉट नहीं किया है तो फिर भूमि स्वामी उसको किसी भी अदर पर्सन को देने के लिए स्वतंत्र होगा, फिर चाहे तो किसी अदर पर्सन को किराए पर उठा सकता है। क्लियर है। परंतु उपधारा 2 के प्रथम परंतु के अधीन आने वाले किसी मामले में वह कालावधि जो किसी जांच में लगी हो अपवर्जित कर दी जाएगी। अगर कोई इंक्वायरी की है, उसने कोई जांच की है, कोई इंक्वायरी की है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको वो टाइम रिड्यूस कर दिया, वो टाइम जो घटा दिया जाएगा। जैसे 15 दिन का जो टाइम था, अब लेकिन कलेक्टर ने कोई जांच वांच की कि भाई एक्चुअल में है कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हटा दिया जाएगा। वो उतना समय कम, 2 दिन अगर जांच में लग गए तो 15 की जगह 17 दिन इसको मिलेंगे। क्लियर। तो 15 डेज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब ये बात करता है कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे उपाय कर सकेगा या करवा सकेगा और पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए। ये देखो, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे उपाय कर सकेगा या करवा सकेगा और पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जैसा कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन को निवारित करने या उसका परिशोधन करने के लिए या ऐसी शक्ति को प्रभावी करने के लिए उसकी राय में युक्त। तो ये कहता है कि भाई 39(1)(2) में जो हमने कर पढ़ा है तो उसका क्या है, उसको अगर उपाय करवाना चाहता है, वही मकान मालिक अगर मना कर रहा है, कह रहा है कि भाई नहीं मैं नहीं दूंगा किराए पे, खाली है तब भी नहीं दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में ये कहता है कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी को ये अधिकार है कि न्यूनतम फोर्स, पुलिस बल को इंक्लूड करते हुए, मतलब पुलिस बल की भी सहायता ले सकता है, न्यूनतम फोर्स यूज कर सकता है जितनी जरूरी है उतनी, है ना। आप उसके उस ऑर्डर का कंप्लायंस करवाने के लिए, है ना, कि भाई अगर नहीं दे रहा तो न्यूनतम फोर्स यूज करके आप उसको किराए पे दिलवा सकते। ज्यादा मारपीट नहीं करनी है, बस जितना जरूरी है उतना फोर्स यूज कर सकते हो आप। क्लियर। अब ये सबसेक्शन 5 है इसका कि इस धारा में कि कोई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
ये अगर इसकी बात करूं मैं आप तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसका जो सेक्शन 39 का जो क्लॉज 5 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। कहता है कि इस धारा में की कोई भी बात निवास के प्रयोजनों के लिए, पहली चीज क्या सामने आई, निवास के प्रयोजनों, फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज, निवास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी ऐसे स्थान को जिसका कि मासिक भाड़ा 25 रुपए से अधिक ना हो, ठीक है। अनिवासिक प्रयोजनों के लिए जिसका कि मासिक भाड़ा 50 रुपए से अधिक ना हो, या किसी ऐसे स्थान को जो भूस्वामी द्वारा अधिभोग में रखे जाने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के अनुसार में खाली किया गया हो। किसके लिए खाली करवाया गया है, अधिभोग में रखे जाने के लिए, मतलब जो भूमि स्वामी है ना उसको खाली करवाया है खुद के पास, खुद के कब्जे में रखने के लिए, खुद उसको यूज करना चाहता है। या किसी ऐसे स्थान को जो किसी स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, फर्म की संपत्ति है और अनन्यतः, एक्सक्लूसिवली, अनन्यतः उसके अधिकारियों, सेवकों और विक्रेताओं के द्वारा अधिभोग में रखे जाने के लिए स्वाभाविक रूप से आशय तो लागू नहीं होगी। ये इसका की पॉइंट था जो सबसे लास्ट में आया, लागू नहीं होगी। अब इसको यहां से पढ़ेंगे आप, है ना, कि इस धारा में की कोई बात लागू नहीं होगी, इस धारा में की कोई बात लागू नहीं होगी। कहां लागू नहीं होगी, इन 4 पॉइंट पे। क्या समझ में आया, इस सेक्शन की कोई भी बात इन 4 क्लॉज में लागू नहीं होगी। मतलब जो बात हुई ना कि कलेक्टर ऑर्डर देगा, आपको बताना है, किराए पे उसके अकॉर्डिंग उठाना है, ये इन 4 दशाओं में ये बात लागू नहीं होगी। ये दशाएं कौन कौन सी हैं कि निवास के प्रयोजनों के लिए जो स्थान उपयोग में लाया जाता है उसका किराया मात्र 25 रुपए है, 25 रुपए से अधिक नहीं है, मतलब 25 रुपए तक है। अनिवास के प्रयोजनों के लिए, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जो स्थान उपयोग में लाया उसका किराया मात्र 50 रुपए तक है। या फिर उसने भूमि स्वामी ने जो स्थान जो खाली करवाया है खुद के अधिभोग में, खुद की ऑक्यूपेंसी के लिए, खुद के रहने के लिए खाली करवाया है। या फिर वो प्रॉपर्टी जो है किसी लोकल अथॉरिटी, कंपनी या फर्म की है और वो उसका यूज एक्सक्लूसिवली उसके अधिकारियों, सेवकों और विक्रेताओं के द्वारा अपने कब्जे में रखने के लिए करता है, ठीक है। तो इन 4 पे ये लागू नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसका था, ठीक है। 39 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है 40, सेक्शन 40। हाँ भाई, 39 क्लियर है क्या, ठीक है। 39 ठीक है। हम्म, 40 पे आते हैं। अलॉटमेंट की बात करता है ना, स्थान का आवंटन कौन करेगा, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी। अब हमने पहले ही बता दिया था कि बार बार नहीं बताएंगे भाई कौन है, डिप्टी कलेक्टर की रैंक का है, किस रैंक का है, हमने पहले ही बता दिया कि कौन होगा। तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी धारा 39 उपधारा 2 के अधीन, मतलब स्थान का आवंटन यथासंभव निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार करेगा। अब हमने पढ़ा था कि भाई संघ का कोई व्यक्ति है, केंद्र सरकार का व्यक्ति है, राज्य सरकार का व्यक्ति है, स्थानीय आपका मध्य विद्युत मंडल का है, मध्य शिक्षा मंडल का है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो वो उसको अब अलॉटमेंट करना है भाई, कौन करेगा, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, 39 हमने पढ़ा, वो करेगा अलॉटमेंट, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट कैसे करेगा, निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा उस स्थान को आवंटित करते समय। स्थान का आवंटन निम्नलिखित पूर्विकता, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी भाई, अगर एक से ज्यादा लोग अगर आवेदन कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी इसमें, ये कहता है। तो पूर्विकता क्रम में किया जाएगा। नंबर 1, संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाली, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जो संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर, मतलब केंद्र का कर्मचारी है, राज्य का कर्मचारी है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी इनके अपेक्षा, ठीक है। दूसरा, किसी स्थानीय प्राधिकारी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश या ऐसे अन्य निगमित निकाय जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए की सेवा में के व्यक्ति। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो कर्मचारी है उसको, उसके बाद में आपको कर्मचारी, इनको प्रायोरिटी देनी है स्थानीय कोई लोकल अथॉरिटी है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है, माध्यमिक शिक्षा मंडल है, या फिर अन्य निगमित निकाय जो राज्य सरकार ने अधिसूचित किए, इनमें की सेवा में, इनके इन कंपनियों में जो सर्विस कर रहे हैं, फिर उनको प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं। आप समझ गए आप, कि प्रायोरिटी पहले इनको फिर इनको।
39 के 2 में जब हम उसको अलॉट कर रहे हैं ना स्थान को कि भाई किराए पे दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो प्रायोरिटी इसके हिसाब से डिसाइड की जाएगी। पहले इनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार व्यक्ति, फिर इन कंपनियों में जो काम करने वाले सर्विस में जो सर्विस करते हैं उनको दी जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो सबसेक्शन 2 देखिएगा इसका। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 बात करता है यदि स्थान संघ या राज्य सरकार, संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में था तो वह उसके उत्तराधिकारी को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? किसी व्यक्ति के अधिभोग में था तो उसके उत्तराधिकारी को, मतलब अगर मान के चलो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल मान लेते केंद्र सरकार की किसी पोस्ट पे था, ठीक है, अब वो रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा ना, तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके उत्तराधिकारी को आवंटित किया जाएगा, परंतु लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह स्थान किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा जो पूर्व अधिभोगी का उत्तराधिकारी ना हो। सामान्य सिद्धांत यह है कि उसी का जो सक्सेसर है उत्तराधिकारी उसको दिया जाएगा, लेकिन अगर रीजन रिकॉर्ड करने के बाद आपको लग रहा है उसको देना किसी भी कारण से, कारण क्या होंगे आपको लिखने पड़ेंगे, किसी और को भी आप दे सकते हो, लेकिन ये किसी और कौन होगा? वही जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो आपके निगम वगैरह थे उनके जो सेवा में के व्यक्ति थे उनको देना है। क्लियर है? इसके बाद में आपका आता है सेक्शन 40A, धारा 40 का आपात के दौरान स्थान के लिए विशेष उपबंध। अब इमरजेंसी तो आप सब लोग जानते होंगे, इमरजेंसी क्या होती है। अगर नहीं जानते तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आप जान लोगे इमरजेंसी क्या होती है। तो कहता है इस धारा में आपात की उद्घोषणा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा एमसीक्यूज में फिर यहीं से बन जाएगा कि आपात की उद्घोषणा से क्या मतलब है? मतलब वो है जो कि संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड के अधीन खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा, है ना। मतलब 352 में एक प्रोक्लेमेशन निकाली जाती है ना, उद्घोषणा कर दिया था कि भाई देश में इमरजेंसी लगी है। ठीक है, 3 ग्राउंड्स होते हैं इमरजेंसी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, कहता है कि आपात के दौरान में स्थान के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो आपात से क्या मतलब है कि आर्टिकल 352 के क्लॉज 1 में जो है उसको हम कहते हैं इमरजेंसी। ठीक है, तो देश में अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय पे स्थान को जब उठाना है किराए पे तो उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे इसका। उस कालावधि के दौरान जिसमें के आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त रहे, किस ड्यूरेशन की बात कर रहा है? इमरजेंसी लगी हुई है देश में 352 की। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस कालावधि के दौरान जिसमें कि आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त रहे, संघ की नौसेना, स्थल सेना, वायुसेना या अन्य सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, उनके मेंबर जो युद्ध क्षेत्र में कर्तव्यरत हो, कुटुंब के सदस्यों को। ठीक है, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो तीनों सेनाएं जो हमारी हैं या फिर उसके अलावा और भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके फैमिली मेंबर्स को घर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा, किसी असैनिक शासकीय सेवक को कि जो कि ऐसी कालावधि के दौरान पूर्वोक्त बलों में सेवा में चला जाए, कुटुंब के सदस्यों को। देखो, क्लॉज 1 ने तो ये कहा कि भाई जो व्यक्ति तीनों सेनाओं में से किसी में है, युद्ध में चल रहे हैं, युद्ध में कार्यरत हैं, ठीक है, युद्ध में चले गए हैं, या फिर और भी आर्म फोर्सेस हैं, उनके वो व्यक्ति उनके परिवार के सदस्यों को, पहली चीज उनके कुटुंब के सदस्यों को, फैमिली मेंबर्स को। दूसरा कहता है ऐसे असैनिक शासकीय सेवक, कोई गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है, लेकिन असैनिक है, मतलब सरकार का व्यक्ति तो है लेकिन आर्म्ड वाला नहीं है, आर्म फोर्सेस नहीं है, या किसी सेना का व्यक्ति, असैनिक है, सैनिक नहीं है वो, तो असैनिक व्यक्ति भी। लेकिन कई बार क्या होता है, इमरजेंसी लगी हुई है, जैसे आपने यूक्रेन में देखा होगा, है ना, रसिया ने जब उस पर अटैक किया तो यूक्रेन में आपने देखा कि वहां का एक सामान्य व्यक्ति भी बंदूक लेके, पिस्टल लेके और गन लेके लड़ाई करने को मैदान में उतर आया, लड़ रहा है।
ठीक है। तो ऐसा ही होता है, इमरजेंसी अगर लगी हुई तो कई बार अगर सेना हमारी कम पड़ रही है तो असैनिक लोगों को भी बुला लिया जाता है, जो सैनिक नहीं है लेकिन उनको भी बुला लेते हैं कि भाई जरूरत है ज्यादा लोगों की। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई असैनिक शासकीय सेवक भी है जो उस ड्यूरेशन में, इमरजेंसी की ड्यूरेशन में अगर वो भी अगर बलों में सेवा में चला जाए, मतलब वो भी युद्ध क्षेत्र में अगर चला जाता है तो उसके फैमिली मेंबर को भी, ठीक है। आगे, इस अधिनियम में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी ऐसी जगह पर, कैसी जगह पर, जो यथास्थिति उक्त बलों के सदस्य या असैनिक शासकीय सेवक द्वारा उल्लिखित की जाए, उक्त जगह पर अधिकारता रखने वाले, जैसा कि वो सैनिक या सैनिक सदस्य जो है, जो कि युद्ध में कार्यरत है, वो चाहता है, ऐसी जगह पर कौन, उस एरिया का कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थान दिया जा सकेगा। इतना समझ लो पहले। क्या समझ में आया कि भाई इमरजेंसी लगी हुई है तो ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या होगा कि आपको जो है, जो सैनिक हैं उनके फैमिली मेंबर्स को, और जो असैनिक जो चला गया उस ड्यूरेशन में युद्ध क्षेत्र में, उनको जो है वहां पे स्थान अवेलेबल करवाना है। कहां पे, जहां पे वो लोग चाहते हैं, उस एरिया में। कौन करवाएगा, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी। यदि वह स्थान खाली हो गया हो या उसके खाली होने की संभावना हो और यथास्थिति उक्त कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी भूस्वामी को निर्देश दे सकेगा कि वह उस कुटुंब के जिसको के स्थान दिया गया हो सदस्य को ऐसे स्थान का कब्जा दे दे, और भूस्वामी यदि स्थान खाली हो या जैसे ही खाली हो जाए तुरंत उस कुटुंब के ऐसे सदस्यों को स्थान का कब्जा दे देगा, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में जब वो चाहते हैं कि उनको किराए पे दिया जाए घर, ऐसे मेंबर्स को, तो फिर वो क्या करेगा, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, जो भी भूमि स्वामी है, जो भूस्वामी है, जिसका स्थान खाली है या खाली होने की संभावना है, ठीक है, वो उसको ऑर्डर देगा कि जैसे ही खाली हो जाए वो उसको ऐसे स्थान का कब्जा ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कुटुंब के सदस्यों को दे दे, ठीक है। और जैसे ही खाली हो जाता है तुरंत उसका कब्जा उस कुटुंब के सदस्यों को दे देगा, जो सैनिक के परिवार के सदस्य हैं या असैनिक जो चला गया युद्ध क्षेत्र में उसके सदस्य हैं, ठीक है। फिर है, किसी ऐसे व्यक्ति की अविद्रति जिसे इस धारा के अधीन स्थान दिया गया हो, आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त न रह जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि, इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर याद रखना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कि कालावधि व्यतीत हो जाने पर समाप्त हो जाएगी। कहता है कि अगर इमरजेंसी अगर कंप्लीट हो गई, आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने की तारीख से, जब इमरजेंसी सीज हो गई, इमरजेंसी अब नहीं, इमरजेंसी हटा ली गई, उसके बाद 1 साल की कालावधि तक ये जो है वो आपकी जो टेनेंसी थी, किराएदारी, समाप्त हो जाएगी। भाई 1 साल बाद अपनी व्यवस्था देख लो कहीं और, जहां व्यवस्था है, ठीक है। ये फैसिलिटी आपको उसके खत्म होने के बाद में भी 1 साल तक दे रहे हैं हम, उसके बाद अपनी दूसरी व्यवस्था देखो। क्लियर। अब आता है आपका सेक्शन 41, उस व्यक्ति का जिसको के स्थान आवंटित किया गया है। ये ऐप के कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे ना, ठीक है। तो क्या कहता है 41, उस व्यक्ति का जिसको के स्थान आवंटित किया गया है भाड़े का संदाय करने का दायित्व। अब भाई हमने क्या किया कि जहां कोई स्थान किसी व्यक्ति को धारा 39 की उपधारा 2, ठीक है, 39 की उपधारा 2 या धारा 40A के अधीन हमने आवंटित किया था। 2 कंडीशन में हमने क्या किया था, आवंटित किया था। 39 की 2 में किया था, भूमि स्वामी से दिलवाया था किसी को, किनको दिलवाया था, केंद्र सरकार का व्यक्ति, राज्य सरकार का व्यक्ति, है ना, वो सब चीजें, निगम वगैरह उनके व्यक्तियों को दिलवाया था। 40A में इमरजेंसी में हमने हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी फैमिली मेंबर्स को हमने दिलवाया था, ठीक है। तो क्या कहता है, जहां किसी व्यक्ति को 39 की उपधारा 2 या 40A के अधीन आवंटित कर दिया जाए, वहां उसे ऐसे स्थान के भूस्वामी का विधारी समझा जाएगा और उस स्थान के खाली होने की तारीख से उसके लिए, ठीक है, अब वो क्या है भाई, उसका क्या समझा जाएगा, किराएदार और मकान मालिक के संबंध उनमें बन जाएंगे, ठीक है, उसको उसका किराएदार समझा जाएगा। और कहता है कि अविधायी समझ, और उस स्थान के खाली होने की तारीख से उसके लिए उस दशा में जबकि वह स्थान उसके खाली होने के पूर्व किसी अविधारी के अधिभोग में था तो अविधारी द्वारा देय भाड़े का, और उस दशा में जबकि वह स्थान पूर्व में किसी अविधारी के अधिभोग में नहीं था तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे भाड़े का जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा धारा 7 में निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जाए, संदाय करने का दायी होगा। सरल शब्दों में यह है
कि अगर किसी व्यक्ति को स्थान अलॉट किया गया है, चाहे 39 के सबसेक्शन 2 में किया गया हो या सेक्शन 40 के क्लॉज ए में किया गया हो, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्री में ही उसको दे दिया जाएगा स्थान, तो उसको भी किराया देना पड़ेगा। किराया कितना देगा? वो कहता है अगर वो स्थान पहले से किराए पे उठा हुआ था, पहले उसमें कोई किराएदार रह चुका है, तो वो जितना किराया देता था उतना देगा। नहीं उठा, फर्स्ट टाइम अलॉट हो रहा है, फर्स्ट टाइम उठाया जा रहा है, फर्स्ट टाइम रेंट आउट हो रहा है, तो कितना देगा? जितना कि आरसीए ने फिक्स किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 स्टैंडर्ड रेंट, मानक भाड़ा, तो फिर वो मानक भाड़े का पेमेंट करेगा। फ्री में नहीं दिया जाएगा, पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्री में दे दिया तो आपने किसके राइट को वायलेट कर दिया? फ्री में आपने दे दिया तो आपने वायलेट कर दिया मकान मालिक के राइट को। परंतु जहां धारा 39 की उपधारा 2 के प्रथम परतों के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप वह स्थान उसके खाली होने की तारीख से 15 दिन से अधिक की किसी कालावधि तक आवंटित द्वारा अधिभोग में नहीं लिया जाता, वहां आवंटित उस कालावधि में से जिसमें कि वह स्थान इस प्रकार अधिभोग में ना रहा हो, केवल 15 दिन की कालावधि के लिए भाड़े का संदेह करने का दायी होगा। बस इतना समझ लो, इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि भाई वहां पे 39(2) में हमको जांच वांच कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, ठीक है। मुकेश जी गुड मॉर्निंग भी किराया दे जी, ठीक है। तो कहता है कि अगर वो आवंटित अलॉटी है जिसको आपने अलॉट किया है, वो अगर 15 दिन, सिर्फ अगर 15 दिन रहा है तो वही 15 दिन का ही किराया देगा, ऐसा नहीं कि पूरे महीने का आप उससे ले लो, 15 डेज का ही देगा। क्लियर है, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 15 दिन रहा है तो 15 दिन का ही किराया देगा। एक लाइन में चाहो तो ये सिंपल, आप लोग, मैंने आपको शायद बताया होगा उस दिन जब आप शॉर्ट नोट की बात कर रहे थे, तो ये चीजें आपकी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, ठीक है। वन लाइनर नोट्स आपको हमेशा बनाने चाहिए। देखो मैं आपको पहले बेरेक्ट रीड करवा रहा हूं कि कोई भी चीज छूटेगी नहीं, नंबर 1। दूसरा, आपको बेरेक्ट रीड करना आएगा। भाई बेरेक्ट को इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, आपको उसका निर्वचन करना आएगा, इंटरप्रिटेशन करना है, इसलिए मैं एक एक वर्ड यहाँ पे रीड करता हूं। नहीं मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूं, भाई 40 का कॉन्सेप्ट ये नोट डाउन कर लो, नहीं, आपको बेरेक्ट रीड करना कैसे आएगा, पढ़ना कैसे सीखोगे, ठीक है। तो पढ़ना आएगा, लेकिन फिर उसको मैं आपको सरल शब्दों में भी बता देता हूं। तो जो सरल शब्दों में बताता हूं ना मैं आपको, उसको वन लाइनर फैक्ट में नोट कर लिया करो। तो जब आप सिविल जज का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो जब एक बार रीडिंग लगाएंगे तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो रहने वाला है। क्लियर? तो ये शॉर्ट नोट आपके कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। जब भी आप क्लास ले रहे हैं तो पेपर पेन हमेशा आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 42, अभिद्रति का पर्यवसान, टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसे कि कोई स्थान उसके पद के आधार पर, भाई हम जो 13 एंड 40 सब वही तो पढ़ रहे हैं हम, कि उनको जो पोस्ट, जो उनको स्थान दिलवाया गया है, वो क्यों दिलवाया गया है? गुड मॉर्निंग राखी जी, क्यों दिलवाया गया है? उनकी पोस्ट की वजह से दिलवाया गया है, ठीक है। अभिद्रति का उस तारीख को पर्यवसान हो जाएगा जिसको के वह स्थानांतरण या तो अब भाई जिसको पोस्ट की वजह से हमने कोई स्थान दिलवाया था उसका क्या हुआ, उसका या तो ट्रांसफर हो गया या उसका क्या हो गया, सेवानिवृत्त, यानी कि उसकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई के कारण, या अन्यथा ऐसे पद पर नहीं रह जाए, या हमने निकाल दिया, किसी भी रीजन से पोस्ट पे नहीं रहा और उक्त व्यक्ति ऐसा स्थान ऐसी तारीख थे, तो फिर ऐसा व्यक्ति जब भी आप पोस्ट पर नहीं रहे हो 7 दिन के अंदर आपको वो स्थान खाली कर देना है। जब आप पोस्ट में नहीं रहे आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, है ना। और 7 दिन, हाँ बिल्कुल महादेव जी, शॉर्ट नोट बहुत हेल्पफुल रहते हैं, खासकर अभी जो आप मेहनत करोगे ना शॉर्ट नोट में, जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओगे आप, तो जब आपको कहते हैं ना कि वो जो बेरेट को आप पढ़ने बैठोगे जो 2 घंटे लेगा, वो आपको मान लो कि चलो कि 15 मिनट में वो काम हो जाएगा। जो 1.5 घंटे का मटेरियल था 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे आप, ये फायदा होता है। तो अभी की मेहनत जो धीरे धीरे करोगे ना, वो आगे बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देगी। मानसी कश्यप सर, क्लास का टाइम क्या है? ऑनलाइन क्लास का टाइम 11 बजे से है, ठीक है। मॉर्निंग में 11 बजे से ऑनलाइन क्लास रहती है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास 9 बजे से सुबह चल रही है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिन का डेमो फ्री है, आके आइए आप, नौलखा इंदौर, ठीक है। यहाँ पे सत्याजी शर्मा क्लासेस जो ऑफिस है, यहाँ पे हेड ऑफिस है, यहीं पे क्लास लगती है, ठीक है। मॉर्निंग में 9 बजे से, ठीक है, ऑफलाइन क्लास रहती है।
और 3 दिन उसका डेमो फ्री है। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सत्याजी शर्मा क्लासेस की प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है और उस ऐप पे आपको पहले नंबर आपको एमपी सिविल जज का कोर्स मिल जाएगा और वो कोर्स आपको वहां से इनरोल उसमें करवाना है। ठीक है, बहुत ही मिनिमल फीस, मतलब मिनिमल, बहुत ही मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम मतलब फीस रखी गई है हमने, क्योंकि ये शुरुआत है। ठीक है, 42 सेक्शन कौन से सब्जेक्ट का है? ये एमपी अकोमोडेशन का है। एमपी अकोमोडेशन, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 का 42 है। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम फीस है, अफोर्डेबल फीस है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की ही फीस बहुत है, कम है। ठीक है, चलो तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मे बी ये संभव है कि नया एक्ट जो स्टार्ट हो, एमपी एलआरसी का प्लान कर रहा हूं मैं, एमपी प्रोबेबली एमपी एलआरसी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एमपी एलआरसी जो है आप संभव है कि आपको यहाँ पे ना मिल पाए, ऑफलाइन सॉरी यूट्यूब पे ना मिल पाए, है ना। आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। चलो तो परंतु 7 दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कि भाई कितने दिन में खाली करना है, आपको पोस्ट की वजह से स्थान दिया गया था, पोस्ट पर नहीं रह गए तो आपको 7 दिन में कोर्स क्या 7 दिन में आपको क्या करना है, वो स्थान खाली कर देना है। परंतु कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी उस स्थान को खाली किए जाने के लिए कालावधि में उन कारणों से जो कि लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी और कालावधि तक की वृद्धि कर सकेगा जो 4 महीने तक की हो सकेगी। ठीक है, मतलब भाई अब वो कहता है सर मैं जो हूं, मैं तो औरैया डिस्ट्रिक्ट यूपी से हूं और सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा वहां पे घर भी अभी ऐसा ही है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, व्हाट्सोएवर, तो रीजन सफिशिएंट अगर रीजन बताता है तो कहता है सर मुझे टाइम और दे दो, तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम भी 4 महीने से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 4 मंथ, है ना। जनरल टाइम क्या है, कब खाली करना है आपको खाली करना है 7 दिन में, और मैक्सिमम आपको चाहे तो कलेक्टर ये आपको टाइम दे सकते हैं 7 दिन का। ठीक है, चलिए क्लियर है। थ्री पेनल्टीज, शास्तियां, इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्री के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। शास्तियां, इसमें कुछ कुछ शास्तियां हैं, कुछ पेनल्टीज हैं कि भाई इस एक्ट में अगर आप कोई भी ऐसा गलत काम करते हो, ठीक है, कोई भी ऑफेंस करते हो तो ये भी अपराध होगा और उसके लिए आपको सजा की व्यवस्था इसमें की गई है। देखो क्या क्या है। पहली पेनल्टी जो आपको दी है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति उस मानक भाड़े से, जैसा कि मानक भाड़े में डाउट नहीं होगा ना आप लोगों को, है ना, जानते हैं ना स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, सेक्शन 7 में डिफाइन है। मानक भाड़े से जैसा कि धारा 7 के खंड का में विनिष्ट है, या उस मानक भाड़े से जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा धारा 10 में हमने निश्चित किया था, आरसीए ने नियत किया है, अधिक कोई भाड़ा प्राप्त करेगा तो वह सादा कारावास, जानते होंगे आप लोग, कारावास 2 टाइप का होता है, सादा और कठिन। कहता होता है 2 टाइप का, सादा और कठिन, सिंपल और रिगरस इंप्रिजनमेंट। तो यहां पे होगी सिर्फ सिंपल, जिसकी अवधि 3 महीने तक की हो सकती है। कितनी? 3 मंथ की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उतनी राशि तक का हो सकता है। देखो 3 महीने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको आएगी जुर्माने में, ध्यान से पढ़ना। या जुर्माने से, जुर्माना फाइन कितना, जो उतनी राशि तक का हो सकेगा जो मानक भाड़े से अधिक दावाकृत या प्राप्त विधि विरुद्ध प्रवार से 1000 अधिक होता हो, या दोनों से दंडनीय होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो, देखो 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने तक का होगा, ठीक है, सजा, लेकिन जुर्माना कितना होगा? तो कहता है मानक भाड़े से जितनी राशि आपने ली उससे 1000 रुपए ज्यादा। मान के चलो आप, उसने मानक भाड़ा था 2000 रुपए, आपने उससे ले लिए 5000 रुपए, ठीक है, तो कितने ज्यादा लिए? 3000 रुपए, ठीक है, तो 3000 प्लस 1000। समझ में आया? जितनी आपने राशि ज्यादा ले ली है ना मानक भाड़े से, उससे 1000 ज्यादा होता हो, इतना जुर्माना, इतना फाइन इंपोज किया जा सकता है। क्लियर? क्लियर? पहली शास्ति क्लियर। अब इसको देखो, अब इसको क्या करोगे, अब इसके शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे आप? इसके शॉर्ट नोट ऐसे, पूरी ये रामायण नहीं लिखनी है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, शॉर्ट नोट बनाओगे। शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे भाई? पेनल्टीज क्लॉज 1 कितना, सेक्शन धारा 7
धारा 10 का वायलेशन डैश लगा के 3 महीने की सजा या फाइन जुर्माना कितना, जितना कि जो पेमेंट किया है जो विधि विरुद्ध अनलॉफुल चार्ज से 1,000 रुपए ज्यादा, इतना। सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजन और कितनी सजा कितना जुर्माना, इतना डैश लगा के। वेरी सिंपल, मतलब इतने सिंपल नोट हो जाएंगे आपको दिमाग ही नहीं लगाना। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है दूसरी पेनल्टी। भाई खिसक जाओ ऊपर। हाँ, दूसरी पेनल्टी क्या है? यदि कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा 2 या उपधारा 3 में के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, तो सबसे पहले आपको धारा 6 याद होनी चाहिए, है ना। धारा 6 क्या थी? अनलॉफुल चार्जेस, विधि विरुद्ध प्रभार, पगड़ी वगड़ी जो ले रहा था, प्रीमियम ले रहा था, पगड़ी ले रहा था, ये उसके लिए है। ठीक है, तो आपने अनलॉफुल चार्जेस किसी भी प्रकार विधि विरुद्ध प्रभार उससे वसूल किए हैं, उपधारा 2 या 3 में किए प्रबंध किए गए हैं, वो आपने अनलॉफुल प्रभार वसूल किए हैं किसी से, तो उपबंध का उल्लंघन करेगा तो बस आधा कारावास ही होगा इसमें। 6 महीने की सजा। कितनी सजा? 6 मंथ तक की सजा हो सकती है। या जुर्माना कितना होगा? जो उतनी राशि तक का हो सकेगा जो यथास्थिति उक्त उपधारा 2 या 3 के अधीन दावाकृत या प्राप्त, या तो आपने क्लेम की या रिसीव की विधि विरुद्ध प्रभार की रकम या मूल्य से 5,000 रुपए अधिक होता हो, या दोनों से दंडनीय हो जाएगा। क्लियर। 6 महीने तक की सजा और जुर्माना कितना? जितना आपने अनलॉफुल चार्ज लिया, जितना ऊपर पैसा लिया उस उतना प्लस 5,000, उतना प्लस 5,000। ठीक है, उतना प्लस 5,000। क्लियर। ठीक है, दंडनीय होगा। क्लियर है यहां तक। अब इसमें क्लॉज आपका 3, यदि कोई अबेदारी धारा 12 की उपधारा 1 के खंड खा। अब ये याद है आपको 12(1)(b) क्या है? 12(1)(b) क्या है? सतीश जी क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, पेन का कलर चेंज, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लें सर। मैंने तो स्टार्ट से पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर स्टार्ट से आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आपने कोर्स परचेज कर लिया तो ऐप पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये देखो आपको सारे वीडियो ऐप पे मिल जाएंगे, और अभी तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अभी इस सब्जेक्ट के तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसका मैं क्या करूं? अच्छा, कलर चेंज कर लूं, है ना। बताओ कौन सा कलर करूं भाई? आपकी पसंद का करते हैं। किसने लिखा? सतीश उइके जी, बताइए कौन सी पसंद का कलर कर लें? आप बताओ आपकी पसंद का। रेड कर लें? रेड, ठीक है, चलो रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे थे हम? सबसेक्शन 3 पे आ जाइए। यदि कोई अबेदारी धारा 12 की उपधारा 1 के खंड खा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए क्या होता है। हालांकि इसमें तो लिख ही दिया, उल्लंघन में किसी संपूर्ण स्थान को या उसके किसी भाग को उपवाड़े पर दे देता है। क्या करता है? हमने पढ़ा था 12(1)(b) में, ये ग्राउंड था निष्कासन का, कि भाई एविक्शन का ये ग्राउंड हो सकता है अगर आपने अनलॉफुली सब टेनेंट कर दिया, स्थान को आपने क्या कर दिया? उप किराए पे उठा दिया विधि विरुद्धतया। विधिपूर्ण तो उठा सकते हैं, मतलब विधि विरुद्धतया कैसे? कि भाई आपने क्या किया कि सामने वाले को जो भूमि स्वामी उसकी लिखित परमिशन नहीं ली, बिना उसकी रिटर्न परमिशन के आपने उसको उठा दिया। ठीक है, तो आपने अगर ऐसा किया तो यह भी आपके लिए अपराध है, और आपको सजा मिलेगी कितनी? मात्र 1,000 रुपए तक का जुर्माना। मात्र 1,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। इसमें सजा नहीं है, सिर्फ जुर्माना है। क्लियर है? हो गया। ठीक है, 1 मिनट बस ये कंप्लीट कर दूं ये सेक्शन। चलो यहां पे यह 3A में, इसमें देखो इसमें क्या कहता है कि यदि कोई भूस्वामी धारा 17 की, जस्ट अ मिनट, 17 की उपधारा 1 या 2 के उल्लंघन में किसी संपूर्ण स्थान को, इसके भाग को पुनः भाड़े पर देता है, रिलेट कर देता है। हमने क्या पढ़ा था इस सेक्शन में? हमने ये पढ़ा था 17 की उपधारा 1 या 2 में कि 2 का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? 2 साल तक फिर से किराए पे नहीं उठाना है, ये वही वाली बात है। तो अगर आपने ये वाला काम कर दिया, फिर से उठा दिया 2 साल के अंदर, 12(1)(e)(f) के ग्राउंड पे आपने एविक्ट कराया और 2 साल के अंदर उस किराएदार के अलावा किसी और किराएदार को दे दिया, तो सजा कितनी? 3 महीने तक का कारावास। जुर्माना कितना?
1,000 रुपए तक का ज्यादातर कॉमन पनिशमेंट है इसमें, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है याद करने में आपको। 3 महीना 1,000 रुपए कॉमन है, 2-3 क्लॉज में एक्स्ट्रा है बस। तो इस नोट कैसे बनाओगे? 17(1)(2) का उल्लंघन, सजा 3 महीने और 1,000 रुपए, सिंपल नोट्स। ठीक है, 4 में आ जाओ कि यदि कोई भूस्वामी धारा 23(6) की 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उसके किसी भाग को पुनः भाड़े पर देगा या अंतरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि फिर वही 3 महीने और 1,000 रुपए। सिंपल है। 23(6) की उपधारा 3-4 क्या कहती है? जो 17 की 1-2 कहती है वही बात कहती है। पर ये सामान्य भूस्वामी के लिए, ये विशेष वर्ग के भूस्वामियों की हमने विशेष प्रक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट था कि 2 साल तक फिर से पुनः भाड़े पर नहीं उठा सकते, और आपने उठा दिया तो ये सजा आपको मिलेगी 3 महीने तक का सादा कारावास या 1,000 रुपए तक। क्लियर? टाइम हो गया है वैसे, पर मैं सोच रहा हूं ये सेक्शन कंप्लीट कर दूं तो ठीक रहेगा, फिर कल नए सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। 44, यदि कोई भूस्वामी धारा 38 की उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो देखो 38 ये क्या था कि भाई नल पानी लाइट बंद कर दी उसने, मकान मालिक ने, तो उसका उल्लंघन किया तो फिर क्या होगा? 3 महीने तक की सजा या जुर्माना जो 1,000। कॉमन, मैंने बताया बहुत इजी है, बस आपको शॉर्ट नोट बनानी हो, बहुत इजीली याद हो जाएगा ये। 3 पॉइंट क्लॉज से वही सजा चल रही है, 3 महीना 1,000, 3 महीना 1,000। क्लियर? या दोनों तो कॉमन रहता ही है। ठीक है, 38 का 1 क्या था कि आपने मकान मालिक ने उसका पानी लाइट जो आवश्यक सेवा थी प्रदाय था बंद कर दिया था। 39 की उपधारा 1 या 2 या 40 है, ये कहता है अभी जस्ट बिफोर हमने ये पढ़े हैं सेक्शन। इसमें क्या था? इसमें यह था कि भाई उसको अलॉटमेंट करना था, अलॉटमेंट के लिए भूमि स्वामी को आदेश दिया था और वो अलॉटमेंट की बात नहीं मान रहा है, मतलब जो कलेक्टर है या जो प्राधिकार उसकी बात ना मानता है, किराए पर नहीं देता है उसके अनुसार, तो उसको भी 3 महीने की सजा, 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? चलो ये कंप्लीट हो गया, फाइनली ये सेक्शन में कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, आज का टाइम कंप्लीट हुआ, कल 44 से कंप्लीट करेंगे और कल आपकी क्लास ये कंप्लीट एकोमोडेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो MPLRC हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि प्रोबेबली यूट्यूब पे ना रहे वो सब्जेक्ट, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।